नमस्कार, मैं हूं रवि कैंत्रा। आप हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं। मंगलौर विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने आज नामांकन कर दिया है। करतार सिंह के नामांकन में सीएम धामी खुद शामिल हुए। वहीं इस मौके पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सांसद त्रिवेंद्र भी मौजूद रहे। ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज कश्यप फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। मनोज, यहाँ पर नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है करतार सिंह भड़ाना ने, और कुछ क्या वहां पर बड़े नेताओं का कहना है? बिल्कुल देखिए रवि, आज भाजपा प्रत्याशी के द्वारा यहाँ पे नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। उनके साथ में यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे। साथ में जो हरिद्वार सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत वो पहुंचे थे। स्थानीय विधायक शामिल हुए। हालांकि बड़ा उत्साह देखा जा रहा था, क्योंकि हमने देखा है कि जब से राज्य का गठन हुआ था तब से आज तक भारतीय जनता पार्टी मंगलौर सीट अपने खाते में नहीं ले जा पाई है। क्योंकि हमने देखा है कि लगातार यहाँ से एक बार बसपा और एक बार कांग्रेस ने चुनाव जीता था। हालांकि अब यहाँ पे ये समीकरण जरूर बदल सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से आज एक रोड शो भी रखे गए, रोड शो के अंदर काफी जो तमाम जो कार्यकर्ता है वो शामिल हो गए, स्थानीय लोग शामिल हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने ये दावा किया कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जीता गया उसी तरीके से यहाँ पे विधानसभा चुनाव को भी जीता जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो दावा भारतीय जनता पार्टी का ये पूरा हो सकता है, क्योंकि तमाम जो स्थानीय नेता है वो यहाँ पे पहुंचे थे नामांकन के दौरान और सबने ये दावा किया कि इस बार जो मंगलौर के जो आंकड़े हैं वो जरूर बदले जाएंगे। जी ठीक है मनोज, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बद्रीनाथ सीट पर अगर बात करें तो यहां पर भी भाजपा के प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। जिले के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत भी उनके साथ नामांकन पत्र दाखिल करते हुए मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम दिग्गज नेता भी वहां पर मौजूद रहे। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी ने कहा कि वो विकास के मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, और जिस तरह लोकसभा चुनाव में बीजेपी की फतह हासिल हुई है, ठीक उसी तरह बद्रीनाथ उपचुनाव में भी वो रिकॉर्ड मतों से विजय होंगे, क्योंकि आमजन केंद्र और राज्य सरकार की विकास की नीतियों से खासा खुश है। भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है, और विकास के आधार पर ही हम लोग वोट मांगते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के अनुसार और उनका जो विजन है उसके अनुसार पूरे राष्ट्र को मजबूती की ओर ले जाना है, उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग भी काम कर रहे हैं। और दूसरे में ऐसा है कि सरकार हर स्तर पे काम कर रही है, चाहे दलित है, चाहे पिछड़े हैं, चाहे गरीब है, हर के लिए उत्थान के लिए काम कर रही है, और हम लोग भी उस पर अपना काम करेंगे। अभी हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 5 सीटों पर हार मिली, लेकिन अब होने वाला उपचुनाव कांग्रेस के आने वाले भविष्य की राजनीति को भी तय करेगा। यह उपचुनाव कांग्रेस के लिए कितना खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड की 5 सीटों पर तीसरी बार हार के बाद कांग्रेस के लिए विधानसभा उपचुनाव कितना अहम है, इसे लेकर कांग्रेस में चर्चा तेज है। विधानसभा सीट बद्रीनाथ और मंगलौर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव उत्तराखंड में कांग्रेस की भविष्य की राजनीति के लिए निर्णायक रोल अदा कर सकता है। ऐसे में कांग्रेस इन दोनों विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस के प्रत्याशी का खुद मानना है कि यह चुनाव कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण भी है, और 2027 के विधानसभा चुनाव की नींव भी इस उपचुनाव से रखी जा सकती है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये 2027 की नींव के रूप में मैं इसको देख रहा हूँ। बागेश्वर में जो हमसे चूक हुई, हम जीत के मुहाने तक आगे रह गए, इस बार हम वो कोई गलती नहीं करना चाहते। मुझे खुशी है कि हमने कांग्रेस पृष्ठभूमि के, कांग्रेस की विचारधारा के लोगों को चुनाव में लड़ाया है, और वहीं बीजेपी ने दोनों आयातित, एक कांग्रेस का भगौड़ा चुनाव लड़ रहा है, तो दूसरा दूसरे दल से और दूसरी स्टेट से, मतलब दूसरे राज्य से लाए हुए आदमी को चुनाव बीजेपी लड़ा रही है। ऐसा लगता है बीजेपी के बाद टोटा हो गया है। सांसदों को देखो तो 240 में से 100 से ज़्यादा सांसद कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं। मंत्रिमंडल में देखो तो आधे से ज़्यादा मंत्री कांग्रेस पृष्ठभूमि के हैं, और आज जब चुनाव हो रहे हैं तो 2 में से 1 व्यक्ति जो है कांग्रेस का भगोड़ा है। तो बीजेपी के पास लगता है कैडर भी नहीं बचा है, ना उनके पास ऐसे लोग बचे हैं जो चुनाव लड़ सके। तो ये हालात हैं, और गौतम का एक बयान बड़ा आपत्तिजनक है,
जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव में जीत ही सब कुछ होती, आइडियोलॉजी और ये कुछ नहीं होता। इस बात का मुझे अफसोस है कि संघ से इतने समय से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस तरीके की बात कर रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में जहाँ जीत और हार महत्वपूर्ण है, वहीं आइडियोलॉजी, किस आइडियोलॉजी से आप चुनाव लड़ रहे हैं, किसके साथ आप हैं, वो सब चीज़ भी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन बीजेपी ने तो सारे असूल वसूल सब तोड़ दिए। वर्ष 2012 की विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत हुई और सरकार बनाई, लेकिन उसके बाद के सभी चुनाव में कांग्रेस की हार हुई है। ऐसा लगा जैसे कांग्रेस की जीत पर एक ग्रहण सा लग गया है। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को 5 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। तो वहीं 2017 के विधानसभा चुनाव, उसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव और उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस की हार हुई। पार्टी को उम्मीद थी कि लोकसभा चुनाव 2024 में जीत होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। निश्चित तौर पर 2017 से हम लगातार राज्य में चुनाव हार रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप 2017 में जो है मतदान प्रतिशत के आंकड़े अगर उठा करके देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी का वोट बैंक लगातार बढ़ता रहा है और जो है जीत नहीं पाए हैं ये, क्योंकि समीकरण के आधार पर सीटें जीती और हारी जाती हैं। लेकिन कांग्रेस जो है अपने पिछले प्रदर्शनों से सबक लेकर के आत्मनिरीक्षण कर रही है, समीक्षा कर रही है और जो भी कमियां जो है चुनाव मैनेजमेंट हैं, पोलिंग बूथ में हैं, उनको सुधारने का काम कर रही है और लगातार जनहित के मुद्दों पर मुखरता से सदन और सड़क पर जो है संघर्ष कर रही है। मुझे पूरा भरोसा है कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद कांग्रेस के प्रत्याशियों को इन उपचुनाव में मिलेगा और निश्चित तौर पर कांग्रेस के संघर्ष की जीत होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत 33.5% रहा, तो वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़कर 37.40% हो गया। लेकिन कांग्रेस बहुमत में नहीं आ पाई। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का मत प्रतिशत 31.40% रहा, तो वहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में बढ़कर 32.83% हुआ। लेकिन जीत से कांग्रेस कोसों दूर रही। ऐसे में अब यह दोनों चुनाव कांग्रेस की राजनीति के भविष्य को तय कर सकते हैं। कांग्रेस के लिए चुनाव अहम इसलिए भी है क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव में बद्रीनाथ सीट पार्टी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी की जीत हुई और अब वो बीजेपी में हैं और बीजेपी ने राजेंद्र भंडारी को बद्रीनाथ से टिकट भी दे दिया है। देखिए, एक राजनीतिक दल के तौर पर हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, चाहे वो चुनाव छोटा हो या बड़ा हो, और निश्चित तौर पर कार्यकर्ता जो है जीत के लिए ही चुनाव लड़ते हैं और पार्टी संगठन का भी पूरा प्रयास रहता है कि किसी भी चुनाव में कोई कोर कसर ना छोड़ी जाए। निश्चित तौर पर दोनों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए महत्वपूर्ण है और उसके लिए व्यापक रणनीति चिंतन मंथन भी पार्टी के अंदर चल रहा है और निश्चित तौर पर मुझे नहीं लगता कि कहीं भी कोई कोर कसर पार्टी इन दोनों उपचुनाव में छोड़ेगी और मेरा पूरा विश्वास है दोनों जो प्रत्याशी हैं वो जमीन से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच लोकप्रियता उनकी है और निश्चित तौर पर संघर्षशील हैं और उनके संघर्ष का आशीर्वाद जनता जरूर उनको दोनों उपचुनाव में देगी। वहीं मंगलौर विधानसभा सीट की बात की जाए तो मंगलौर विधानसभा सीट कभी भी भाजपा के खाते में नहीं गई। ऐसे में इस सीट को जीतना भी कांग्रेस के लिए काफी अहम होगा। अब कांग्रेस इन दोनों सीटों को नहीं जीत पाई तो आने वाले समय में कांग्रेस की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस की सियासी जड़ों का कमजोर होना उत्तराखंड में कांग्रेस के भविष्य की राजनीति के लिए चिंता का सबब है। ऐसे में लोकसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस मंगलौर और बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को जीतकर अपनी जड़ों को मजबूत कर पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून के रायपुर थाना इलाके में हुए गोलीकांड को लेकर लोगों में खासा आक्रोश है। 6 नंबर पुलिया चौक के पास लोगों के साथ कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आज धरना प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस जवानों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। आज हम रवि पटोले को न्याय दिलाने और अपराधियों के आतंक के खिलाफ
देहरादून के 6 नंबर पुलिया पर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे। पुलिस द्वारा हमें जबरन गिरफ्तार किया जा रहा है। दमनकारी नीति पुलिस की सामने आ रही है। हम लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध भी दर्ज नहीं कर सकते हैं। ये स्थिति इस राज्य में हो गई है। हम ये कहना चाहते हैं, हमारे उत्तराखंड में अपराधी बढ़ते जा रहे हैं। बाहरी राज्य के गुंडे बदमाश यहाँ अपने पैर जमा चुके हैं। ज़मीन के उनके अपने कारोबार पनप रहे हैं। इस वजह से यहाँ का जो मूल निवासी है उसका भविष्य सुरक्षित। अधिक जानकारी लेते हैं हमारे संवाददाता अरुण सैनी देहरादून से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, यहाँ पर जो प्रदर्शन चल रहा है इस वक्त क्या स्थिति है और कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है? जी रवि, देखिए देहरादून में जो गोलीकांड हुआ था जिसको लेकर लगातार जनता में आक्रोश देखने को मिल रहा है और लगातार जो जनता का आक्रोश है वो बढ़ता ही जा रहा है। अभी की अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज जो देहरादून बंद का आह्वान भी किया गया था मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति की ओर से, और ऐसे में जब सुबह प्रदर्शनकारी वहां पर पहुंचे प्रदर्शन करने के लिए तो जब वो सड़क पर बैठे तो एकदम पुलिस बल के द्वारा जो है उन्हें हटा लिया गया और देहरादून बंद किया आह्वान वो लगातार जनता से कर रहे थे। इसको लेकर वो लोगों से बातचीत करके दुकानें बंद भी करा रहे थे, तो पुलिस बल ने वहां से उन्हें हटाया और गिरफ्तार किया। तो ऐसे जो मूल निवास संघर्ष समिति के जो संयोजक हैं मोहित डिमरी, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उनके साथ साथ उनके जो कई साथी थे उन्हें भी जो है गिरफ्तार किया गया। लोगों की जो मांग है वो लगातार यही है कि जो आरोपी इसमें है उनके संपत्ति कुर्क की जाए, उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए और जो अभी इसमें कल की अगर बात की जाए तो जो मृतक के परिवारजन है उन्हें 1 करोड़ की मुआवजा देने की बात भी जो है की जा रही है, मांग की जा रही है। और इसी के साथ साथ जो घायल है उन्हें 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग जो है वो लगातार जनता कर रही है। और जनता का ये कहना है कि जिस तरीके से लगातार उत्तराखंड में अपराध बढ़ रहे हैं, लगातार जो है कई बार देखा गया कि हत्याएं हो रही है, तो ऐसे में सत्यापन अभियान जिस तरीके से वो चलाया जाना चाहिए, लेकिन सत्यापन अभियान की बात शासन प्रशासन के द्वारा की जाती है लेकिन उसके बाद ऐसी कोई चीज देखने को नहीं मिलती। और जब ऐसा कोई हत्याकांड हो जाता है या कोई कांड हो जाता है तो उसके बाद जो है शासन प्रशासन जागता है। तो ऐसे में जनता का आक्रोश जो है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आए दिन लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, और जिस तरीके से जो मुख्य मांग है कि उनके घरों पर बुलडोजर चलना चाहिए और जो मृतक के परिवारजनों को मुआवजा दिया जाना चाहिए, उनकी पत्नी को एक स्थायी नौकरी भी दी जानी चाहिए। तो ये तमाम मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन चल रहा है। हालांकि अभी जो है पुलिस के द्वारा पूरा जो है प्रदर्शन वो शांत करा दिया गया है और जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको जो है उन्हें भी थोड़ी देर में ही जो है वो छोड़ दिया जाएगा। तो ऐसे में लेकिन आगे क्या कुछ होता है, किस तरीके से प्रदर्शन आगे चलता है, इनकी मांगों पर सरकार क्या कुछ विचार विमर्श करती है, ये भी देखने वाली बात है। ठीक है अरुण, आपने विस्तार से जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के चौबट्टा खाल में एक अवैध मजार को ध्वस्त किया गया है। प्रशासन ने अपनी ओर से ये कार्रवाई की है। आपको बता दें कि पौड़ी के चौबट्टा खाल विधानसभा में बीरों खाल ब्लॉक के जुखनी गांव के सिविल क्षेत्र में बनी अवैध मजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त किया। बताया जा रहा है कि ये मजार काफी समय पहले सरकारी भूमि में बनाई गई थी, लेकिन प्रशासन की नजरों में मजार न आने की वजह से इस मजार पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई थी। ब्लॉक के इस संबंध में जब ये सूचना मिली थी कि कहीं एक अवैध अतिक्रमण है और गैराबाद गांव में था, तो उसी क्रम में जो आवश्यक कार्रवाई की जानी थी नियमानुसार कार्रवाई के लिए एसडीएम को लिखा गया और उनके द्वारा अपने स्तर पर जो भी कार्रवाई की जानी है उसे करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया। हाल ब्लॉक बंगारघाट गांव के पंचखोली ग्राम सभा के अंतर्गत जुगाड़ी गांव है ये, और वहाँ पे क्योंकि ये पुराना गांव था कि ये अब यहाँ पे कोई लोग निवास नहीं करते हैं। कुछ विधर्मी लोगों द्वारा यहाँ पे जंगल के बीच में जो टापू होता है मजार बनाने का प्रयास किया और वहाँ पे बना भी दी गई थी। और जब हमारे संज्ञान में चीज आई तो हमने शासन प्रशासन से कहा कि तुरंत ये, क्योंकि ये जंगल के बीच सरकारी भूमि में विधर्मी लोगों द्वारा इस मजार को बनाया गया, तत्काल प्रभाव से इसका ध्वस्तीकरण किया जाए। और आज उसका ध्वस्तीकरण किया गया है और आने वाले समय में हम शासन और प्रशासन से ये निवेदन। उधर जसपुर प्रशासन बरसात को लेकर सतर्क दिखाई दे रहा है। नदी नालों की साफ सफाई शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में जसपुर के राजगांव में फीका नदी पर बने बांध की मरम्मत को लेकर पूर्व विधायक शैलेंद्र मोहन सिंगल ने बांध का निरीक्षण किया। साथ ही सिंचाई अधिकारी, अनुभवी ठेकेदारों और जियो ट्यूब
का निर्माण करने वाली कंपनी के अधिकारियों के साथ उन्होंने बातचीत भी की है। आग्रह किया गया था कि जो कुछ आधुनिक टेक्निक हैं जैसे जियो ट्यूब्स, जो बाढ़ नियंत्रण में आजकल काफ़ी कार्य उत्तर प्रदेश में हो रहा है, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी जो बाढ़ नियंत्रण के लिए इस पर कार्य होना चाहिए। तो उसके लिए लगातार प्रयास चल रहा था और इस बीच जिला मजिस्ट्रेट के साथ ही वार्ता हुई और एक निर्देशित किया गया सिंचाई विभाग को कि एक्सपेरिमेंटल लेवल पर राजपुर गांव में जहां हर साल बंदर टूटने के कगार पर रहता है और इस बार जैसा सुनने में आ रहा है कि वर्षा भी अधिक होने की संभावना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 19 तारीख को प्रदेश के कई इलाकों में बारिश और झोंकेदार हवाओं का अलर्ट जारी किया था और ये पूर्वानुमान सटीक भी साबित हुआ। लेकिन इस बारिश से जहां तपती गर्मी से राहत मिली, वहीं कई इलाकों में बारिश ने तबाही भी मचाई है। इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में प्री मानसून की दस्तक के साथ ही बारिश ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार को हुई बारिश ने राज्य के कई इलाकों में जमकर कहर बरपाया। मूसलाधार बारिश के कारण चंपावत पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे पर करीब 15 जगह मलबा आ गया, जिसकी वजह से घंटों हाईवे पूरी तरह बंद रहा। बुधवार को ही बारिश ने जहां मैदानी इलाकों में लोगों को गर्मी से राहत दिलाई, तो वहीं पहाड़ में मुश्किलें बढ़ा दी। बताया जा रहा है कि भारी बारिश के कारण चंपावत पिथौरागढ़ हाईवे पर मरोड़ा खान से लेकर घाट तक करीब 15 जगह पहाड़ी से मलबा गिरा। पहाड़ी से मलबा गिरने के कारण हाईवे अवरुद्ध हो गया है, जिस वजह से सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि घंटों बाद मलबे को सड़क से हटा दिया गया। इधर चंपावत के ही द्वाराहाट में हल्की बारिश की फुहारों के साथ तेज आंधी चली, जिससे कई पेड़ धराशायी हो गए। पेड़ों के गिरने से द्वाराहाट दूनागिरी द्वाराहाट कौसानी मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे कई पर्यटकों सहित स्थानीय यात्री जाम में फंस गए। पेड़ गिरने की खबर थाना द्वाराहाट को दी गई। खबर मिलते ही पुलिस टीम आपदा प्रबंधन सामान सहित मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंची पुलिस के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए पेड़ों को रास्ते से हटाने का काम किया और गिरे पेड़ों को काटकर जेसीबी की मदद से हटाया गया। उठा, आराम से उठा, ठीक है। उसके बाद मार्ग खोला गया। बता दें कि आंधी से एक स्थान पर ही नहीं बल्कि कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, जिस कारण कई स्थानों के मार्ग अवरुद्ध हो गए। बारिश ने चंपावत जिले के बाराकोट ब्लॉक के चोमेल क्षेत्र के मौलाली में जमरेड़ी गांव में भारी तबाही मचाई। सड़कें व गांव के रास्ते नदी नालों में तब्दील हो गए। मौलानी के सामाजिक कार्यकर्ता टिंकू धामी ने बताया, भारी बारिश से मौलानी में बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए। बारिश का पानी रौद्र रूप लेता हुआ गांव में घुस आया, जिस कारण खेतों व रास्तों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही कई घरों में पानी भी घुसा। बारिश के रौद्र रूप को देखते हुए ग्रामीण दहशत में आ गए। इसके अलावा मुख्य मार्ग से मौलानी लिंक मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ है। स्थानीय लोग बताते हैं कि कई ग्रामीण के खेत खलियान बह गए। वहीं गौशाला में पानी घुसने से मवेशियों को खतरा पैदा हो गया। ग्रामीण भारी बारिश के बीच खतरे को देखते हुए जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकल आए। वहीं टिंकू धामी ने कहा, आधे घंटे की बारिश ने क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। एसडीएम लोहाघाट रिंकू बिष्ट ने मामले का संज्ञान लेते हुए बताया कि क्षेत्र के सभी राजस्व उप निरीक्षकों को गांव का मुआयना कर नुकसान का आकलन करने के साथ ही पीडब्ल्यूडी लोहाघाट के अधिकारियों को जल्द सड़क खोलने के निर्देश दिए गए हैं। एसडीएम ने कहा, आपदा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। कुल मिलाकर बारिश ने चौमेल क्षेत्र में जगह जगह तबाही मचाई। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं भारी बारिश से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों ने कहा, अगर बारिश कुछ देर और रहती तो जान माल का नुकसान भी हो सकता था। मौसम विभाग ने पहले ही साफ कर दिया है, इस वर्ष सामान्य से ज्यादा बारिश होने वाली है, लिहाजा ग्रामीणों में डर है और डर होना लाजमी भी है। 1 घंटे से कम बारिश के बाद अगर ये हाल है तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ज्यादा बारिश हुई तो तस्वीरें कैसी होंगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहें हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।